स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारे आसपास के पदार्थ। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के गुण और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। हमारे आसपास विभिन्न वस्तुएं हम देखते हैं। हमारे आसपास विभिन्न वस्तुएं हम देखते हैं जिनका आकार, आकृति व बनावट भिन्न भिन्न होती है। यानी हमारे आसपास पाई जाने वाली जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनका आकार, आकृति व बनावट भिन्न भिन्न होती है। पदार्थ किसे कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। या प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान या आयतन हो, जिसे हमारे शरीर की पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके। महसूस किया जा सके पदार्थ कहलाती है। यानी प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान या आयतन हो, जिसे पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, उसे हम पदार्थ कहेंगे। जरूरी नहीं है पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही महसूस किया जाए। पांच में से किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अगर महसूस किया जा सकता है तो वह पदार्थ होगी। देखिए, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मैं जब इसको हथेली में रख रहा हूं तो ये स्थान घेर रहा है। मैं इसको उठा के और हाथ में रख के जब महसूस कर रहा हूं तो इसमें कुछ वजन है, कुछ भार है, और ज्ञानेंद्रिय द्वारा भी मैं इसको महसूस कर रहा हूं तो ये भी क्या है, एक पदार्थ है। पदार्थ के एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो हवा, पत्थर, तारे, लकड़ी, पानी की बूंद, मिट्टी या रेत का कण, ये सब पदार्थ के उदाहरण होंगे। प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ पांच मूल तत्वों से बना हुआ है। प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ जो है पांच मूल तत्वों से बना हुआ है। ये पांच मूल तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यानी प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार जो पदार्थ हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पांच मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं। और तो प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार सभी वस्तुएं जो होगी वो भी इन्हीं पांच मूल तत्वों से बनी हुई होगी। वो वस्तु चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। अर्थात प्राचीन दार्शनिक कहते हैं कि पदार्थ पांच मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए सभी वस्तुएं
इन 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी होगी। वस्तुएं चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। आधुनिक वैज्ञानिक पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जिनमें पहला है भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक प्रकृति। अब बात करते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप की। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इस बारे में पदार्थ की जो प्रकृति है उसके बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित है। 2 विचारधाराएं प्रचलित है, जिनमें से पहली विचारधारा यह है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, और दूसरी विचारधारा यह है कि पदार्थ रेत के कण के समान कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में यह तथ्य है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में पानी भर लेते हैं। पानी भरने के बाद में इस बीकर में थोड़ा सा नमक हम डाल देते हैं। बीकर में नमक डाल देते हैं, एक छड़ से हिलाते हैं। कुछ देर बाद जब हम देखते हैं तो ये नमक गायब हो जाता है, यानी यह नमक पानी में घुल जाता है। नमक कहाँ गया? ये जो नमक के कण हैं, पानी के कणों के बीच में अपना स्थान बना लेते हैं, समावेशित हो जाते हैं, इसलिए नमक हमें दिखाई नहीं देता है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये क्या है? जल। ये भी जल और ये नमक। जब इसमें घुल जाता है तो हम लिख सकते हैं जल प्लस नमक। और ये जल के जो कण हैं उनके बीच में नमक के कण समावेशित हो जाता है। तो इस प्रयोग से स्पष्ट है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब तक हमने जाना कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? इसे स्पष्ट करने के लिए एक प्रयोग अपन करते हैं। एक बीकर में जल लेते हैं और इस बीकर में 2-3 क्रिस्टल KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के डालते हैं। 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डालते हैं। अब इस बीकर से 10%, या ऐसे कहें कि ये मान लो पूरा 100 मिलीलीटर है, तो इसमें से 10 ml
घोल निकाल के, विलयन निकाल के एक दूसरे बीकर में डालते हैं जिसमें ऑलरेडी जल रहता है। इस जल की जो मात्रा होती है 90 ml होती है। फिर एक बीकर लेके उसमें 90 ml जल डालते हैं और इस विलयन में से फिर हम 10 ml विलयन इस जल में डालते हैं। इस प्रक्रम को 5 से 8 बार दोहराने पर हम देखते हैं कि इस विलयन का जो रंग है वह हल्का होता जाता है, लेकिन रंगीन बना रहता है। इस विलयन के रंगीन बने रहने का कारण है कि KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट, इसके जो क्रिस्टल हैं उनमें छोटे छोटे क्या हैं, कण हैं, और ये कण विभाजित होते रहते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि इन कणों का विभाजन नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि KMnO4 के एक क्रिस्टल में ही कितने छोटे छोटे कण होंगे जो विभाजित होते रहते हैं और बारंबार विलयन को रंगीन बनाए रखते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों में पहला गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अभी हमने जो दो क्रियाकलाप किए, उपरोक्त दोनों क्रियाकलाप अगर हम करें, चाय, कॉफी व नींबू पानी, उपरोक्त दोनों क्रियाकलाप चाय, कॉफी व नींबू पानी जब हम बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के मध्य समावेशित हो जाते हैं। एक पदार्थ के कण दूसरे कणों के मध्य समावेशित हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों में दूसरा गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे कमरे में एक अगरबत्ती जला के और उसको बुझा के एक कोने में रख दिया, तो उसकी जो गंध है हमारे कमरे में, पूरे कमरे में धीरे धीरे वो फैल जाएगी। यानी इससे स्पष्ट है कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील हैं। इसी वजह से अगरबत्ती की जो गंध है वो हमारे पूरे कमरे में फैल जाती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं,
इसे समझने के लिए हमने पहला प्रयोग किया अगरबत्ती वाला। इसी के लिए दूसरा प्रयोग हम करते हैं, दो बीकर लेते हैं और दोनों बीकर में हम जल लेते हैं। पहला बीकर और दूसरा बीकर। पहले बीकर में हम स्याही की एक बूंद डालते हैं और दूसरे बीकर में शहद डालते हैं थोड़ा सा। दोनों बीकर को एक स्थान पर रख देते हैं और ये जो स्याही है इसके पूरे जल में मिलने का समय नोट करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ये स्याही बीकर के पूरे जल में समान रूप से मिल जाती है, घुल जाती है और शहद भी पूरे जल में घुल जाता है। एक तीसरा प्रयोग और करते हैं। हम दो बीकर लेते हैं। एक बीकर में तो होता है ठंडा जल और एक बीकर में होता है गर्म जल। हम मान लेते हैं इसमें ठंडा जल है और इसमें गर्म जल है। इस जल के अंतर्गत दोनों बीकर में या तो हम कॉपर सल्फेट का को डालते हैं, कॉपर सल्फेट डालते हैं या KMnO4 डालते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जिस बीकर में गर्म जल था उसमें कॉपर सल्फेट या KMnO4 की जो बूंद अपन ने डाली थी वो पूरे जल में पहले घुलती है, जबकि ठंडे जल में बाद में घुलती है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि तापमान के साथ मिश्रण की दर बदलती है। तापमान के साथ मिश्रण की दर बदलती है। इन तीनों प्रयोगों से स्पष्ट हो गया है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इन तीनों प्रयोगों का निष्कर्ष क्या निकला कि पदार्थ के जो कण हैं कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। और पदार्थ के कण गतिशील का मतलब है कि इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। जब हम पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो इन कणों की गति भी बढ़ती है। यानी जब पदार्थ का तापमान हम बढ़ाते हैं तो कणों की गति बढ़ती है और कणों की गति बढ़ने का मतलब है कि गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। इन तीनों प्रयोगों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे में अंतर मिश्रित हो जाते हैं। उसका कारण सिर्फ यह है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, इसलिए एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसमें समावेशित हो जाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। विसरण की परिभाषा अगर पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। यदि हम किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो विसरण की दर भी बढ़ेगी। यानी विसरण की जो दर है वो डिपेंड करती है तापमान पर। पदार्थ का तापमान बढ़ेगा तो विसरण की दर भी बढ़ेगी। पदार्थ का तीसरा अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण होता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में स्टूडेंट्स की 4 श्रृंखलाएं बनाते हैं। 4 श्रृंखलाएं बनाते हैं, जिनमें से पहली श्रृंखला में कुछ विद्यार्थी एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ते हैं। दूसरी श्रृंखला में एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं। तीसरी श्रृंखला में एक दूसरे की अंगुली पकड़ते हैं और चौथी श्रृंखला में एक दूसरे की अंगुली स्पर्श करके खड़े हो जाते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण को समझने के लिए कुछ विद्यार्थियों की हम 4 श्रृंखलाएं बनाते हैं, जिसमें पहली श्रृंखला होती है कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पीछे से कस के पकड़ता है। दूसरी श्रृंखला जो होती है उसमें एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तीसरी श्रृंखला में एक दूसरे की अंगुलियां पकड़ के खड़े हो जाते हैं और चौथी श्रृंखला में एक दूसरे की अंगुलियों को स्पर्श करके खड़े हो जाते हैं। अगर इन चारों श्रृंखलाओं में से हम किसी श्रृंखला को तोड़ना चाहें तो किस श्रृंखला को आसानी से तोड़ सकते हैं, यह आप लोग समझ चुके होंगे। अंगुली स्पर्श वाली जो श्रृंखला है इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, जबकि सबसे ज्यादा जोर हमें लगाना पड़ेगा कसकर पकड़े हुए वाली जो पहली श्रृंखला है उसको तोड़ने में। यानी पहली श्रृंखला के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में आकर्षण बहुत अधिक है, जबकि चौथी श्रृंखला वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके मध्य आकर्षण बहुत कम है। इसलिए पहली श्रृंखला को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जबकि चौथी श्रृंखला को तोड़ना बहुत आसान होता है। इससे स्पष्ट है कि पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण है जितना अधिक होगा उस पदार्थ को तोड़ना उतना ही जटिल होगा, जबकि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण जितना कम होगा उस श्रृंखला को तोड़ना उतना ही या उस पदार्थ को तोड़ना उतना ही आसान होगा। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण को समझने के लिए एक क्रियाकलाप हम और करते हैं। एक लोहे की कील व चौक का टुकड़ा, एक लोहे की कील और चौक का टुकड़ा लेकर इन दोनों पर हम हथौड़ी से चोट मारते हैं और भंगुर करने की कोशिश करते हैं। इनको भंगुर करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि लोहे की कील को भंगुर करने में बहुत समय लगता है, जबकि चौक के टुकड़े को हम आसानी से भंगुर कर सकते हैं, कर देते हैं। इससे स्पष्ट है कि जो चौक का टुकड़ा है उसके मध्य आकर्षण कम होता है, जबकि लोहे की कील के मध्य जो कणों के मध्य आकर्षण है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए लोहे की कील को भंगुर करना बहुत जटिल होता है और चौक के टुकड़े को भंगुर करना बहुत आसान होता है। आकर्षण को समझने के लिए एक और क्रियाकलाप हम करते हैं कि एक थाली में जल लेते हैं और जल लेकर अंगुली से उसको काटने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जल को हम काट नहीं सकते हैं। जल की जो सतह है वह कटती नहीं है। इन तीनों क्रियाकलापों से स्पष्ट है कि पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के जो कण हैं उनके मध्य एक बल कार्य करता है और उस बल का नाम होता है आकर्षण बल। आकर्षण बल जो है
अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थों के लिए आकर्षण बल भी अलग अलग होता है। ये आकर्षण बल जो है पदार्थ के कणों को क्या करता है? पदार्थ के कणों को एक साथ रखता है। यानी इन तीनों प्रयोगों से निष्कर्ष निकला कि पदार्थ के कणों के मध्य एक बल कार्य करता है, वो बल आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है और ये आकर्षण बल कणों को एक साथ रखता है। अब आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में।